बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाब रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है, और फरिश्ते उसके किनारों पर मुकर्रर कर दिए जाएंगे, और आपके रब के अर्श को उस रोज़ अपने ऊपर 8 फरिश्तों ने उठा रखा होगा। वो दिन जब तुम पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज पोशीदा ना रहेगा। बस जिसको दे दिया गया उसका नामा आमाल दाएं हाथ में, तो फ़र्ते मुसर्रत से कहेगा, पढ़ो मेरा नामा अमल, मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को पहुँचूँगा। सूरह अल-हाका की आयत 17 ta 20 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने, कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज जो हफ्ता है 13 जमात-उस-सानी 1433 हिजरी 5 मई सन 2012 है, और आज के मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में तो तशरीफ़ फरमा नहीं है, लेकिन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? जी बस तो मुझे आना पड़ा जी, मेरे बहुत अजीज मेरे दामाद के वाले फौत हुए, तो मुझे सुबह आना पड़ा रात को अचानक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से हम प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे और आज की लीड स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुस्लिम लीग नून का शदीद हंगामा, वॉकआउट, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, गो गिलानी गो के नारे। ऐवान में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बिजली चोर, गैस चोर, कौम भूखी मार दी, पीपल्स पार्टी हाय हाय की भी सदाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त का घेराव, एहतजाज, अपोजिशन का हक है दीगर, मगर ये तरीका दौरे आमरीत का है स्पीकर। जमहूरियत गैर मुस्तहकम हुई तो जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून होगी। नाइक मुस्लिम लीग नून मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना ले जाए। मुशाहिद हुसैन अदालती फैसला सियासत की नज़र ना करें। मौलाना हैदरी वज़ीर-ए-आज़म सज़ा याफ्ता हैं, बहस नहीं हो सकती, मुशाहिदुल्लाह का ये कहना है। दूसरी जानिब जरदारी साहब का भी बयान है कि मुस्लिम लीग नून के शोर शराबे के बावजूद मुफाहमती पॉलिसी जारी रहेगी। और इस पर हम डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब से जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने ऐवान के अंदर तो डॉक्टर साहब एहतजाज किया, शदीद एहतजाज कौमी असम्बली और सेनेट में भी, लेकिन आज से सड़कों पर भी एहतजाज का आगाज़ हो रहा है। किस तरह से देखेंगे आप, किस तरह से एनालाइज करेंगे मुस्लिम लीग नून के इस एहतजाज को? जी मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। देखिए असल में हम इस गो में फंसे हुए हैं। हम कभी गो अयूब गो कहते थे, कभी गो भुट्टो को, कभी गो मुशर्रफ को, कभी गो नवाज शरीफ को। तो ये गो में हम कब निकलेंगे? और देखिए इस गो के बाद वो आदमी जब चला गया तो उससे बुरे हालात जो थे वो हमारे मुल्क में आ गए। ये जो वन एजेंडा होता है, यानी एक आदमी के बारे में हम जो राय रखते हैं, ये बड़ी ज्यादती की बात है। मैं समझता हूँ कि हर तरीकेकार में जमहूरी तरीकेकार को अपनाना चाहिए। तो ये ज्यादती है, सड़कों पर तोड़ फोड़ करना और गड़बड़ करना। ये सरकारी इमलाक हमारी अपनी है, हमारे खून पसीने से बनाई गई है, तो फिर जब बनाई जाएंगी तो फिर भी हमारा ही पैसा होगा। तो ये ज्यादती है मेरा ख्याल। इस तरह नहीं डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून का तो मौक़िफ़ ये है कि सड़कों पर पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाजी जुलूस निकाले जाएंगे, इसके अलावा जलसे भी मुनक़िद किए जाएंगे और ये सब पुरअमन होंगे। ये हमारे मुल्क में एहतशाम कभी भी पुरअमन मुजाहरा नहीं हो सका। जितना भी आप जोर लगा लें, आप बताएं कि पिछले 2-3 सालों में जो मुजाहरे हुए हैं, क्या उनमें कोई एक भी पुरअमन था? कोई पुरअमन नहीं था, सिवाय जमात इस्लामी के एक आध जलसे के, जिसमें डिसिप्लिन होता है, एक नज़्म ज़ब्त होता है उनके मुजाहरों में। तो ये नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कौम को अफरा तफरी की तरफ नहीं निकलना चाहिए। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म को अब खुद इतनी शर्म करनी चाहिए कि वो चला जाए। जब उससे सजा हो चुकी है, सजा उसने भुगत चुकी है, वो सजा याफ्ता है, उसे चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही वो इस्तीफा दे देता, तो सारी दुनिया उसकी तारीफ करती। अब भी तो उसको जाना है, उसका जाना ठहर गया है, उसको जाना तो है, मगर ये अगर अब खुद पहले ही कर लिया जाए तो ये बड़ा मुख्तासम होता है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ खींच खांच के लोगों को निकाला गया, लोगों को भेजा गया, वो खुद गए नहीं। और मेरा ख्याल है वो खुद आते भी नहीं, पता नहीं उन्हें कौन लाता है, और वो जब जाते हैं तो उन्हें कौन लेके जाता है। ये सारी सूरत हाल। और देखिए ना, इन्होंने गो सरदारी गो के नारे लगाए। शहबाज शरीफ ने तकरीरों में भी कहा, और नवाज शरीफ भी पहले कहते थे कि जमहूरी हुकूमत को बचाना जो है वो सरदारी हुकूमत को बचाने की मुतरादिफ है, और हम इसके सामने शीशा फैलाई हुई दीवार बन जाएंगी।
अब वो कहते हैं कि इसकी मौजूदगी में फिर इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो हमें बताया जाए लोगों को क्यों जलील किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक तरफ एहतजाज जारी है, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से मुसलसल करारदादें भी मंजूर करवाई जा रही हैं, और एक नुक्ता नज़र अब ये भी आ रहा है कि जैसा कि इमरान खान साहब पहले ही कहते रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, और अगर इस तरह का एहतजाज करना था तो फिर अमली तौर पर किया जाता, असम्बलियों से रिजाइन किया जाता, और अगर इस तरह का एहतजाज करना ही था तो फिर सेनेट के इलेक्शन से कबल इस तरह का एहतजाज किया जाता, असम्बलियों से बाहर निकल आते। लेकिन ये एहतजाज नूरा कुश्ती है क्योंकि बजट तो फिर भी पास हो जाएगा। लेकिन जी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं है इस्तीफा देने की तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इस्तीफा दे। ये लोग इस्तीफा दें, बाहर निकल कर क्या करना है इन्होंने? पार्लियामेंट से इस तरह बाहर निकले कि मुस्ताफी हो जाए। देखिए, जावेद हाशमी ने भी तो इस्तीफा दिया, मारिन मेमन ने भी इस्तीफा दिया, शर्जील मेमन ने इस्तीफा दिया। अब तो इस्तीफा की एक रवायत मौजूद है, लोग अपनी पार्टी को छोड़ते हैं, रुकनियत से भी इस्तीफा देते हैं और वजारत से भी इस्तीफा देते हैं। हत्ता कि वो आजम सवाती जो है उसने भी सेनेट और रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। तो 4.25 साल पूरे कर लिए हैं वज़ीर आज़म गिलानी ने, अब चंद महीने रह गए हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं समझता हूँ कि ये अमल जो है इसके लिए नेकनामी का बायस होना था हमारे वज़ीर आज़म के लिए, और अपोजिशन को भी चाहिए कि ये तो मैंने कॉलम में भी लिखा था और मैंने ये बात की थी कि इनको चाहिए कि ये जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करें, लोगों को एक क्यास की तरफ, एक अफरा तफरी की तरफ न धकेलें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक डॉक्टर साहब, अगली खबर कौमी असम्बली में मंजूर होने वाले एक बिल के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो पहले मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचूंगा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर फौजी इंटेलिजेंस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौमी कमीशन कायम किया जाएगा। कौमी असम्बली में बिल मंजूर। कौमी कमीशन के क़याम का मकसद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इसका आर्टिकल 14 और 15 मुसल्लह अफवाज और खुफिया इदारों से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। इस कमीशन में चारों सूबों और वफाकी दारुलहुकूमत से एक नुमाइंदा शामिल होगा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर सकेगा। मुशीर वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा नवाज खोखर। बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका है। इंतहाई अहमियत का हामिल ये खबर है, और एक और खबर इसके साथ शामिल कर लेते हैं जो कि इससे मिलती जुलती है। लापता अफराद केस, माँ अदालत में खड़ी है, हैरान हूँ अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आया, हम पर पत्थर बरसने चाहिए। जस्टिस तारिक परवेज। बलोचिस्तान में आग लगी है, इस पर पानी डालने वाला कोई नहीं, चीफ जस्टिस। बलोचिस्तान में लाचारगी की हद है, मोहब्बत के दावे सब करते हैं, बुलाने पर कोई नहीं आता, हम यहाँ कहानियाँ सुनने नहीं बैठे। आईजी पेश हो सकता है तो खुफिया इदारों के सेक्टर इंचार्ज क्यों नहीं, चीफ जस्टिस का ये बयान है। और ये दोनों खबरें इस हवाले से अहमियत के हामिल है कि लापता अफराद केस डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर काम कर रही है और लापता अफराद बाजियाब भी करवा रही है। लेकिन ये भी बयान आए हैं कि वफाक तावन नहीं कर रहा, दीगर जो इदारे तावन नहीं कर रहे। अब इस तनाजुर में जो फौजी इंटेलिजेंस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौमी कमीशन कायम किया जाएगा, ये कितना मौसर साबित हो सकेगा? मैं समझता हूँ कि इसको मौसर होना चाहिए, वरना हमारे यहाँ तो कमीशन बनते हैं और कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ कमीशन लिया जाता है जो एक करप्शन है, रिश्वत है, और कमीशन बनाए जाते हैं इसके लिए कि ये बेकार है, बेमसरफ है। आज तक किसी कमीशन की कोई भी जो फाउंडिंग्स हैं उन पर अमल हुआ है, उनके लिए काम हुआ है, ये नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये तो बस बहाने हैं कि भाई एक सूरत बनाई जा रही है। बस मैं समझता हूँ कि अंडर प्रेशर करने के लिए फौजी इदारों को उन्होंने ये किया है, और ये बात दुरुस्त है शाम के फौजी इदारे कोई आसमान से नहीं उतरे हैं। अगर उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है जो इंसानी हुकूक के खिलाफ है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कई दिनों से लगी हुई है, मगर आज तक कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी है, मगर कौमी इदारों को इसकी परवाह नहीं है। तो ये बड़ी जाती की बात है। मैं समझता हूँ कि हम एक गुमशुदा कौम बनकर रह गए हैं। हमारी आरज़ूएं गुमशुदा है, हमारे ख्वाब गुमशुदा है, हमें कुछ पता नहीं। लापता यानी देखिए, लापता का लफ्ज जो है वो अजीब व गरीब लफ्ज है, एक नेगेटिव लफ्ज है जो आदमी के दिल में बेकरारी और आदमी के दिल में एक बेताबी जो है पैदा कर देता है। मैं समझता हूँ कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए। भाई अगर किसी का कसूर है तो उसको सामने लाओ, उसके खिलाफ मुकदमा चलाओ, उसको कटहरे में खड़ा करो, उसको बाकायदा सजा दो। अब ये तो नहीं है ना कि आप ले जाएं उसको बगैर तफ्तीश के। आप अच्छा, ये हक किसने दिया है खुफिया इदारों को कि वो किसी को भी उठा लें और फिर उसको गायब कर दें, लापता कर दें? ये हक किसी ने नहीं दिया है। हमारे मुल्क में
हक दिए नहीं जाते, हक लिए जाते हैं। हक तो हकूक के लिए तो जंग कर रहे हैं लोग, उनको हक नहीं मिलते हैं, ये हक ले लिया जाता है। और अब देखिए, ये लोग वो लोग हैं, इतने जालिम लोग हैं कि ये कहते हैं कि हक वो है जो मेरे हक में है, जो दूसरे के हक में है वो ना हक है। उसके बाद ये मनमानी करते हैं। हुक्मरानी का मतलब ही मनमानी है। और ये जो खुफिया इदारे हैं, फौजी इदारे हैं, ये भी हुक्मरानी की एक शक्ल है। जब फौज हुक्मरान नहीं होती तब भी वो पसमंजर में खड़ी हुक्मरानी कर रही होती है। तो ये जब्ती की बात है। मैं समझता हूँ कि रिवायत अब खत्म होनी चाहिए। ये रिवायत मजीद हिकायत नहीं बननी चाहिए कि लोगों को कोई शिकायत पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि इस पर गौर करना चाहिए। हमारे सरबराह जनरल कियानी को भी इस तरफ ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। वो बेहतर आदमी हैं, वो नजरिए पाकिस्तान के हामी हैं, उनकी उम्मीदें भी हैं और उन्होंने जमहूरी निजाम की पायदारी के लिए भी काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला भी हो सकता है और आसानी से हो सकता है। कमीशन बनाने से मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा। ये तो मेरी समझ में नहीं आता। और आप भी जानते हैं कि कमीशन के कोई नताइज जो है वो कभी निकले नहीं है। राइट। अगली खबर नाज़रीन, बाजोड़ एजेंसी के हवाले से अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बाजोड़ एजेंसी में खार बारूद कुछ धमाका, लेवीज के कमांडेंट डिप्टी समेत 25 अफराद जहां बाग, 66 जख्मी हुए। 18 साल लड़के ने सूबेदार मेजर फजल रब्बी की गाड़ी के करीब आकर खुद को उड़ा लिया। धमाके से कई दुकानें और गाड़ियां भी तबाह हो गईं। तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। जरदारी, गिलानी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान, शुजात, अल्ताफ और दीगर की जानिब से मजम्मत की गई है। इस अफसोसनाक वाक़े पर भी हम डॉक्टर साहब से राय लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बाजोड़ एजेंसी में जो ये खुदकुश धमाका किया गया, तहरीक तालिबान, कलअदम तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की है। आप दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें कुर्बानियाँ हज़ारों में हो चुकी हैं। 30,000 से ज़ायद सिविलियंस हैं, 4,000 से ज़ायद फ़ौजी जवानों ने शहादतें दी हैं और गुज़श्ता दिनों 30 अप्रैल को हमने यौम शहदा भी मनाया। लेकिन अभी तक ये जंग, नाम नहाद जंग जारी है। अमरीकी सदर बराक ओबामा अफगानिस्तान में पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि तालिबान से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो फिर पाकिस्तानी हुक्काम और पाकिस्तान के मुसल्लह इदारे, मुसल्लह अफवाज का तालिबान के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर सकते? लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक बेकार जंग है। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि अमेरिका की जंग है। जो लोग इसे अपनी जंग कहते हैं वो मेरे ख्याल के सख्ती करते हैं, अपने मुल्क के साथ बेजाती करते हैं। क्योंकि जब से 9/11 के बाद ये मामला शुरू हुए हैं तो उस वक्त से धमाके हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ धमकी होती थी, धमाके नहीं होते थे, अब धमाके हो रहे हैं। अच्छा, ये देखिए ना, अब अमेरिका के साथ हमने जब दोबारा एक मामला शुरू किया है रवाबत का, उसके बाद ये शुरू हुआ है। जब तक सलाला चेक पोस्ट करने के बाद हमने सरगर्मी का मुजाहरा किया था अमेरिका के खिलाफ, तो ये कुछ भी नहीं हुआ। ये एक रिएक्शन है और ये फौरन बयान आ जाता है धमाके के बाद कि इसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल कर ली है। तो फजूल बात है। मैं समझता हूँ कि ये सारी जो इतला मिलती है ये अमेरिकन एजेंसियों की तरफ से मिलती है और हमारा मीडिया जो है उसको उसी तरह कर देता है। तो कौन सी तहरीक तालिबान जो है उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है? सारा बकवास है। ये सब एक बेकार मामला है और इस मुल्क को तबाह कर दिया है इस मामले ने। अब देखिए कि इस मुल्क में कोई इदारा नहीं बचा, कोई सूरत हाल नहीं है और यानी वो लोग जाने दे रहे हैं बेकार में। देखिए एक धमाका होता है, लोग बेखबर हैं, लोग बेनियाज हैं और उन पर बेगुनाह हैं, उन पर धमाका होता है, वो मर जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये मौत क्या है? अच्छा, हम इस मौत को शहादत कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, शहादत है, मगर ये कैसी शहादत है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। शहादत तो मतलूब मकसूद मोमिन था और ये हमारे लिए एक इल्जाम बनकर रह गया है। देखिए ये जो आपने बात की ना कुर्बानी की, ये बेसूद कुर्बानी है। मेरा ख्याल ये कुर्बानी की ऐसी कहानी है जिसका कोई उन्वान नहीं है, जिसका कोई उन्वान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। इमरान खान भी बहुत देर से ये बात कर रहा है कि ये फजूल जो जंग है, ये जो फौज की मखसूसियत है, ये उसको खत्म करना चाहिए। बल्कि मैंने एक लतीफा पहले भी शायद बयान किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कार्टून। उस कार्टून में कोई रहमान मलिक की शक्ल जैसा आदमी कह रहा है इंडियन से कि तुम राजस्थान में फौजी मशकें कर रहे हो, तो हम अपने मुल्क में तुम्हारे लिए फौजी मशकें लियारी में कर रहे हैं। सही, ये फजूल बात है। हम अपने ही राइट। डॉक्टर साहब लियारी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मोहतरम मजीद निज़ामी साहब का बयान हम शामिल करना चाहते हैं कि टीपू सुल्तान को शहादत मुबारक, अल्लाह हमें बुज़दिल हुक्मरानों से निजात अता फरमाए। मोहतरम मजीद निज़ामी, टीपू सुल्तान शहीद का मशहूर कौल है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी
गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ऐवान कारकुनान में तकरीब से खिताब। आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि आज भी हमें एक टीपू सुल्तान की जरूरत है। ये जो टीपू सुल्तान का कौल है ये शरीफ बिरादरान को सुनाना चाहिए, नून लीग को सुनाना चाहिए कि वो जिंदगी को एक और जिंदगी बनाने के लिए पाकिस्तान में कोशिश करें कि शेर की एक दिन की जिंदगी जो है वो गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। लेकिन टीपू सुल्तान एक बहादुर आदमी था, एक गैरतमंद आदमी था। उसको अंग्रेजों ने ऑफर की थी कि हम तुम्हारी हुकूमत सौंपते हैं, तुम देते हैं, तुम हथियार डाल दो। उसने कहा नहीं, हुकूमतें जो है वो भीख में नहीं मिलती हैं, हुकूमत लड़ कर लेना पड़ती है कि खून के बदले और अपने जोरे बाजू से जो हुकूमत मिलती है वो हुकूमत होती है। हुकूमत मांगे से नहीं मिलती, उधार पर नहीं मिलती। हम उधार पर हुकूमत चला रहे हैं, हम मांगे की, हम भीख की हुकूमत जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीपू इतना बहादुर था कि वो लड़ते हुए मर गया, उसने अपनी हुकूमत वापस नहीं ली थी। इसी तरह मुल्ला उमर ने किया था। मुल्ला उमर से कहा गया कि तुम उसामा बिन लादेन को वापस कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसने कहा नहीं, ये हमारा मेहमान है और मेरे अल्लाह ने कहा है कि मेहमान की जो हिफाजत है तुम पर फर्ज है। उसने अपनी हुकूमत बर्बाद करा ली, अपना मुल्क बर्बाद करा लिया, मगर उसामा को नहीं दिया। और उसामा का हैदराबाद में ड्रामा जो सारा रचाया गया वो हमारे लोगों ने मिलकर रचाया और उसामा की हिमायत भी की। वज़ीर आज़म गिलानी को शर्म नहीं आई कि उसने इसके लिए मुबारकबाद दी अमेरिका को, और अमेरिका में सदर ओबामा ने वहां पर व्हाइट हाउस में तकरीर की। तो ये जाति की बात है। मैं समझता हूँ कि टीपू सुल्तान की कुर्बानी को अपने सामने रखने से, अब देखें कि वो लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसकी कब्र पर अंग्रेजों ने गॉड ऑफ ऑनर पेश किया क्योंकि वो बहादुर था, और बहादुर जिस भी कौम का वो बहादुर होता है। और मेरा ख्याल है कि हमारे भी हुक्मरान, हमारे भी जर्नैल, और ये मुशर्रफ भी जर्नैल था, ये भी फौजी। देखिए कोई जर्नैल जब हुक्मरान बनता है तो वो हुक्मरानों जैसा हो जाता है, वो सियासतदानों जैसा होता है, उस पर नहीं होता। तो मैंने अपने कॉलम में भी ये बात की थी कि जनरल कियानी साहब हुकूमत में ना आए, सियासत में ना आए, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जिसकी जिम्मेदारी आईन ने उन पर डाली है, इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क की सरहदों की, इस मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करना जो है वो उस पर फर्ज है। उससे कुछ न कुछ तरीका अख्तियार करना चाहिए कि इस मुल्क को बचाया जाए। अब इस मुल्क को बचाने का वक्त है। ये किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? ये सियासतदान, हुक्मरान, जज और जर्नैल किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं बड़ी तरसी हुई निगाहों के साथ। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस मुल्क का क्या बनेगा अगर हमारे अंदर कौमी खैरत और कौमी हिम्मत जो है वो बेदार नहीं। बिल्कुल सही फरमाया। लियारी के हवाले से एक खबर शामिल करना चाहेंगे, उसके बाद हमें ब्रेक पर जाना है। और भी आज का डॉक्टर साहब का ही है जो कि लियारी के हवाले से ही है कि लियारी ऑपरेशन अचानक बंद, पुलिस FC की वापसी, खाली मोर्चों पर जराइम पेशा अफराद का कंट्रोल, टारगेट किलिंग, इंस्पेक्टर समेत 3 जांबाग, बस नजरियातिश, ऑपरेशन 48 घंटे के लिए रोका, हथियार डालने वालों से नरमी बरतेंगे, अब मुश्तरका ऑपरेशन होगा। उज़ैर बलोच को दावत देकर क्या मुस्लिम लीग नून अस्करी विंग बनाना चाहती है? रहमान मलिक का ये बयान है। लियारी के हालात के हवाले से कॉलम में मजीद गुफ्तगू भी होगी, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। नवाब टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से कबल हमने लियारी के हवाले से खबर आप तक पहुंचाई है और अब हम कॉलम पर बात करेंगे। कॉलम भी मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब का एक कॉलम है और आज उन्होंने लिखा है लियारी और रहमान मलिक की लारी। लिखते हैं कि अगर कराची के इलाके लियारी के बारे में सही सूरत हाल का पता लगाना है तो कभी रहमान मलिक की लारी में बैठ कर ना जाएं। एक ज़माने में लारी मोटर गाड़ी को कहते थे। रहमान मलिक लारा लगाने के भी माहिर हैं, उनका काम ही लारा लप्पा लाई रखना है। आगे लिखते हैं डॉक्टर साहब कि लियारी में जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है बल्कि कराया जा रहा है। सिंध में और वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लियारी कराची में पीपल्स पार्टी का गढ़ है, अब ये गढ़ा बन चुका है। ये गढ़ा जिस मकसद के लिए भी खोदा जा रहा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। इस गढ़े में वो खुद गिरेंगे जो ये गढ़ा खोद रहे हैं। कोई जियाला रो रो कर कह रहा था कि गढ़ी खुदा बख्श का भी यही हाल होने वाला है। डॉक्टर साहब का कॉलम आप ज़रूर पढ़िएगा, लियारी और रहमान मलिक की लारी। और डॉक्टर साहब के हम मशकूर हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पर तो नहीं है, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक बार फिर कि वो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस प्रोग्राम का हिस्सा
रहे हैं। कुछ कॉलर शामिल करना चाहेंगे नाज़रीन, एक बार फिर अपना नंबर भी बताना चाहूँगा कि 0423631269 हमारा नंबर है। और अब हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से नुमाइंदा नवाब वक्त और चीफ रिपोर्टर हैं नवाब वक्त इस्लामाबाद के नवाज रजा साहब। नवाज रजा साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नवाज साहब आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, आपकी इजाज़त से हम कुछ कॉलर भी पहले शामिल करना चाहेंगे। पहले कॉलर है आज के प्रोग्राम के शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शाहिद साहब फरमाइएगा। ये डॉक्टर साहब आपके साथ लाइन पर थे अभी, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन ये बादशाह आदमी है। जिस सियासतदान के लिए डॉक्टर साहब नरम गोशा या हमदर्दी रखते हैं उसे फिर मजीद किसी मुखालिफ की जरूरत नहीं रहती। नंबर 2 अर्ज करूंगा जी, असम्बलियों से अपोजिशन के इस्तीफों के बारे में मुतजाद नुक्ता हाय नजर पाए जाते हैं और दोनों अपने अपने मजबूत मौक़िफ़ रखते हैं। अब हमको समझ नहीं आती कि इज्तिमाई इस्तीफे देने में बेहतरी है या ना देने में बेहतरी है। अब देखिए जावेद हाशमी और बाद दूसरे लोग इंडिविजुअल्स ने इस्तीफे दिए, लेकिन इससे असेंबली की हैयत पर क्या फर्क पड़ा? उल्टा उन्होंने अपने सियासी कद घटा लिए। तो ये कुछ सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आती है इस्तीफे देना बेहतर है या ना देना बेहतर है। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। और डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब के बारे से जो गुफ्तगू की, इंशाल्लाह जब वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में होंगे आपका ये पॉइंट भी रेस करेंगे। नवाज रजा साहब पार्लियामेंट की डायरी के अनवान से नवाब वक्त में लिखते भी हैं और इनकी एक खबर पहले हम शामिल करना चाहेंगे कि अपोजिशन की शदीद मुज़ाहमत, वज़ीर-ए-आज़म का अपनी नशिस्त तक पहुँचना नामुमकिन, सेनेट में नून लीग के रस्मी एहतजाज पर पार्लियामेंट की गुलाम गर्दिशों में तबसरे। और नवाज रजा साहब आपने हमारे मौजूद कॉलर शाहिद साहब की गुफ्तगू भी मुलाज़ा फरमाई इस्तीफ़ों के हवाले से। अब बताइएगा कि पार्लियामेंट की गुलाम गर्दिशों में मुस्लिम लीग नून के एहतजाज को किस तरह देखा जा रहा है? देखिए ये तो गैर मामूली इस बार एहतजाज हुआ है जो कौमी असम्बली का जो 41वां सेशन था, जो एक लिहाज से 5वें पार्लिमानी साल का पहला सेशन शुमार होता है। जब से इजलास हुआ 26 अप्रैल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को उनके मनसब से अलग करने के लिए दबाव के हरबे के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज शुरू किया। मासवा एक रोज के अलावा वज़ीर-ए-आज़म पूरा सेशन ईवान में नहीं आ सके। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो पिछले 4 साल के दौरान शादो नादर ही कभी पार्लियामेंट के सेशन में ना आए हों। ये मुस्लिम लीग नून का मसर एहतजाज था, जिसमें चौधरी निसार अली खान जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं मुस्लिम लीग नून के और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, ये उनकी हिकमत अमली थी कि उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम अरकान को मुजतमे किया और वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की नशिस्त के गिर्द घेराव किए रखा और वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को ईवान के अंदर आने की हौसला नहीं पैदा कर सके। अच्छा, इस्तीफों के हवाले से क्या सोच है मुस्लिम लीग नून की, और आप समझते हैं कि बजट पास हो जाएगा इस एहतजाज के बावजूद भी? ये दबाव के हरबे के तौर पर बात की जाती है कि इस्तीफे दे दिए जाए। अगर सिर्फ मुस्लिम लीग नून इस्तीफे देती है तो इससे ईवान में एक बड़ा खला तो जरूर पैदा हो जाता है, लेकिन पार्लियामेंट की दूसरी जमातें अगर इस्तीफे नहीं देती तो वो मुमकिन इस बात का भी इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों को फ्री हैंड मिल जाएगा। वो चाहे तो आइन में यकतरफा तौर पर तरामीम भी कर सकती हैं और उन्हें खुल खेलने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन दबाव के हरबे के तौर पर मुस्लिम लीग नून ये मुसलसल कहती रहती है कि हम इस्तीफे दे देंगे। इस्तीफे ही कोई सारे मसले का हल नहीं है, लेकिन एक दबाव का हरबा है जिसे बार बार मुस्लिम लीग नून ये क्या कर हुकूमत को परेशान करती रहती है कि वो इस्तीफे दे देंगे। नवाज साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक जी नवाज साहब बाज़त से कथा कलामी होती है, हमारे साथ ही रहिएगा। साकिब साहब की कॉल हम शामिल करना चाहेंगे पहले लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाम भाई खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब साहब फरमाइएगा। जी मैं गुजारिश करना चाहूंगा एक तो लियारी के हवाले से कि ये जो मलिक साहब हमारे ऊपर मुसल्लत हैं अल्लाह के अजाब की सूरत में, ये इनकी जो ये बयानात होते हैं इनको कभी आपने जरूर मीडिया में देखते होंगे, एक दिन कुछ फरमाते हैं दूसरे दिन कुछ फरमाते हैं, बल्कि दिन भी मैं ज्यादा कह गया, ये हर मिनट में बयान बदलते हैं। और जुल्फकार मिर्जा साहब वाली बात ठीक है, केला खा रहे होंगे तो कहेंगे मैं सेब खा रहा हूँ। तो लियारी में जो कुछ इन्होंने किया अब ये कह रहे इंसानी हमदर्दी। तो मैं पूछना ये चाहूंगा कि 9 दिन में इंसानी हमदर्दी कहाँ थी जब गोलियां चल रही थी और मासूम बच्चे भूख में तड़प रहे थे और ना पानी था ना कुछ, तो 9 दिन के बाद इनको इंसानी हमदर्दी आती है। चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच साकिब साहब। अभी हम नवाज साहब से पूछते हैं, कल ऐवाने
सदर में एक अहम इजलास भी हुआ लियारी के हवाले से, और ये कहा जा रहा था कि लियारी ऑपरेशन की मंजूरी भी सदर आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त दी थी जब वो कराची में थे, और इत्तेहादियों के कहने पर यह ऑपरेशन किया गया था। नवाज साहब, अब 8 रोज़ के बाद ये ऑपरेशन इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी रोकने की बुनियाद पर यह ख़त्म कर दिया गया है, रोका गया है बकौल रहमान मलिक साहब के, तो क्या फ़वायद हासिल हुए और ये ऑपरेशन ही क्यों किया गया? देखिए, ये फ़वायद तो हुकूमत को कोई हासिल नहीं हुआ, बदनामी और नाकामियों के सिवाय हुकूमत के हिस्से में कुछ नहीं आया। ये हुकूमत की एक गलत पॉलिसी रही है कि उसके वजीर दाखिला हो या कोई और हो, वो बुलंद बाग दावे करते रहते हैं और बाज़ औक़ात वो ऐसे दावे भी करते हैं कि जिसकी जो मैं समझता हूँ कि उनकी हुकूमत को इस बात का कोई ना अख्तियार हासिल है ना वो कर सकते हैं। ये जिस तरह लियारी में जो कुछ हुआ है, तमाशा लगाया गया है और ऐसा महसूस हुआ है जैसे मुल्क के अंदर स्टेट विद इन स्टेट मौजूद है और एक तमाशा लगा रहा है पुलिस। अच्छा नवाज साहब, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था लियारी, अब पीपल्स पार्टी का वो गढ़ नहीं रहा? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जहां जहां अपने लोगों पर बंदूक उठाई है वो किस तरह उसके साथ चल सकते हैं। लोगों के मसाइल में अज़ाबा के लियारी के लोगों को ये कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन उनके लिए दिन और रात का जो चैन है उन्होंने तबाह कर दिया। ये गरीब लोगों की बस्ती थी, गरीब लोग यहाँ रहते थे, तो इन्होंने जिस तरह का वहां उनकी नाकाबंदी करके उनके लिए मसाइल पैदा किए और फिर उनके खिलाफ फौज, अब तक हम उनके खिलाफ अब फौज कशी की बातें कर रहे हैं कि हम रेंजर्स लेकर आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब देखिए, बात यह है कि मसला वहाँ का हल होना चाहिए और लोगों को अमन और सुकून के साथ लोगों को रहने के लिए वहाँ बातचीत होनी चाहिए, बजाय इसके कि नवाज साहब, इंटरप्ट आपको माजरत के साथ एक बार फिर करना चाहूंगा। हमारे साथ एक और नवाज साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मलिक हफीज साहब हैं चकवाल से, उनकी कॉल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब फरमाइएगा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, ये जज्बाती हो के अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। मैं तमाम बड़े बड़े लीडरान से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान आपके पास अमानत है और जो तारीख लिखी जा रही है, कल आने वाला मोरख क्या आपको एक गद्दार की सूरत में लिखेगा या मुहिब्बुल वतन की सूरत में लिखेगा। लियारी के लोगों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो सादा लो इंसान है और उन्होंने इस पार्टी के लिए खून दिया है। मैं एक शेर उनकी तरफ से हुक्मरान जो सारे इस मामलात को डील कर रहे हैं उनकी नजर करना चाहता हूं। जी बिल्कुल, कि हमने खुद में तुमको परोया है एक तस्बीह की तरह, याद रखना अगर टूटे हम तो बिखर तुम भी जाओगे। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच मलिक हफीज साहब। और हम लियारी के वाले से नवाज साहब से बात करते हैं सब, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इतना असलहा लियारी में कहाँ से आया? मुसलसल 8 रोज तक जिनसे लड़ाई हो रही थी उनके पास असलहा पहुंचता रहा, रॉकेट बरसते रहे, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं हुई। पुलिस अफशानी गली और संगोलैन और दीगर इलाकों तक भी जाने में बिल्कुल नाकाम रही और किसी किस्म की हलाकत अगर हुई भी है तो उनकी लाशें या डेड बॉडीज जो है वो मीडिया को नहीं दिखाई गई। देखिए श्याम साहब के लियारी में ये सिर्फ असला है, कराची के मुख्तलिफ इस समय असला मौजूद है। मुख्तलिफ लसानी ग्रुपों ने अपने अपने लोगों को महफूज रखने के लिए और अपनी को कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए और अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए असला इकट्ठा कर रखा है। और मैं समझता हूँ कराची के लियारी समेत ये मसला है कि पूरे कराची को डीवेपनाइज किया जाए और पूरे कराची को जब तक असला से पाक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक आप देखेंगे कि जहां कहीं भी अगर ये वो पुलिस जिसके पास 303 की गने हैं जो किसी लिहाज से भी आज के दौर में वो पूरी तरह काम नहीं कर सकती, उनको बड़ी मुजामत का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि एक तो वहां की पुलिस को हालात और जो सूरत हाल के पेश नजर उनको मुसल्ला करने की जरूरत है, वहां उन्हें पूरे कराची को डीवेपनाइज करने की जरूरत है। और जब तक पूरा कराची असला से पाक नहीं होगा उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कराची के किसी इलाके में मौसर तौर पर सिर्फ पुलिस कंट्रोल। बिल्कुल सही। नवाज साहब, एक और हम कॉलर शामिल करना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर है मुस्तफा साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम साहब, आप में ये
20वां दफा इस चीज की निशानदही की गई है कि आइन जो है सदर मोहतरम का जो ऑफिस या सदर का ऑफिस जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदार, गैर सियासी, और लाहौर हाई कोर्ट की भी ये वर्डिक्ट मौजूद है, आइन ये कहता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि सदर मोहतरम दिन रात जानिबदाराना और सियासी रोल में आए हुए हैं। सुबह शाम वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स और उनकी जो कोलिशन गैंग है उसको स्टेयर कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तान के जुडिशरी लॉयर फोरम को, सियासी जमातों, इमरान खान को क्यों नहीं इसकी तवज्जो देते, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? ये चीजें हैं जिसको खत्म करना है। अगर गो गिलानी गो से तो मामला हल नहीं होते, ये चीजें हैं जिनको खत्म करेंगे तो ना मुल्क में आज तक ये प्रॉब्लम भी ना होते। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मुसफ़त साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया। नवाज रजा साहब से हम बात कर रहे थे और ये भी बात करेंगे सदर के ओहदों के हवाले से भी, लेकिन नवाज साहब लियारी में जो ऑपरेशन हुआ है इसका अल्टीमेट फायदा किसको हुआ? ये अल्टीमेट फायदा पीपल्स पार्टी के मुखालिफ कुत्तों को हुआ है। पीपल्स पार्टी तो मैं समझूंगा कराची में एक मजबूर और बेबस जमात बनकर रह जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास यही वो इलाके थे जहां पर उनके MNAs इलेक्ट हो आते थे या उनके अरकान सूबाई असम्बली मुंतखब होते थे। वरना कराची में तो MKM का अपना एक हल्का असर है। पीपल्स पार्टी के लिए तो अब मेरा ख्याल है कि जो उसकी गलत हिकमत अमली है, अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने जो बंदूक कशी की है और अपने खिलाफ लोगों के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ कि ये बजाय इसके कार्रवाई की जाती, ये मेज पर मुज़ाकरात किए जा सकते थे और लोगों को इस बात पर मजबूर किया जा सकता था कि वो हुकूमत के खिलाफ मुआज़राई या हुकूमती रिट को चैलेंज करना छोड़ दे। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं भी आप समझते हैं कि आज के दौर में ये जहां जहां ताकत का इस्तेमाल हुआ है उसे नफरतें और कदूरतें फैली हैं। अगर मुज़ाकरात का और डायलॉग का रास्ता अख्तियार किया गया तो उसके मुस्बत नताइज बरामद होते। नवाज साहब, आप चीफ रिपोर्टर भी हैं और कवर करते हैं तमाम पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल को इस्लामाबाद में, बताइएगा कि क्या वाकई ऐवान सदर एक बार फिर सियासत का मरकज बन चुका है? एक बार नहीं बना, पिछले जब से सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर मुल्कत का मनसब संभाला है, उन्होंने ईवान सदर को ईवान सदर तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने उसको पीपल्स पार्टी का एक हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मुसलसल इसी पॉलिसी पर अमल पर आए हैं। जबकि ये जो उन्होंने कहा है मुझे कि नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान समेत मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत इसी बात पर पीपल्स पार्टी के साथ झगड़ा करती रही है कि ईवान सदर का मकीन जो है वो मुल्क का सदर होना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर। अच्छा, आज से मुस्लिम लीग नून की जो मुहिम शुरू हो रही है नवाज साहब, एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है, पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया है कि इसको काउंटर किया जाएगा और नून लीग के मुकाबले में जल्द से जुलूस रैलियों का एहतमाम किया जाएगा। किसी किस्म का कोई तसादुम खुदा न खास्ता देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी के लिए अब जलसे जुलूस और रैलियों का दौर खत्म हो गया है। वो पीपल्स पार्टी अब आपको कहीं नजर नहीं आएगी जो लोगों को कन्फ्रंट करती थी। अब आपके सामने जो सूरत हाल ये है, अब या तो आपको मुल्क में जहां कहीं नजर भी आएंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी या तहरीक इंसाफ होगी या वो कुत्ते होंगी जो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाहती हैं। अब वो पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातों के लिए मुल्क में गिराव बढ़ता जाएगा, तंग होता जाएगा, उनके लिए जमीन भी तंग होती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका नवाज रजा साहब, आज आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक बार फिर डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब का। और बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त इदारे की जानिब। आज के नवाए वक्त इदारिया है कि 4 नए सूबों के लिए मुस्लिम लीग नून की मुजवजा करारदाद और कौमी इत्तेहाद और यकजहती के तकाजे। क्या मुल्क को सूबिस्तान बनाने की साजिश में शरीक होना दानिशमंदी है? सवालिया निशान। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली ने 4 नए सूबों के क़याम के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई अपनी करारदाद जमातुल मुबारक के रोज इजलास के एजेंडे में शामिल न किए जाने पर सख्त एहतजाज करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली के लिए हाउस को चलाना नामुमकिन बना दिया और गो गिलानी गो के नारों के साथ एहतजाज मुसलसल जारी रखा। इदारे के मिडल लाइन्स हैं कि यह इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल के उपरांत पीपल्स पार्टी और इसके इत्तेहादी तो आइन और कानून की अमलदारी को मलियामेट करने पर तुले हुए हैं और महज अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने की खातिर अदलिया और दूसरे आईनी इदारों से टकराव मोल लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। जबकि अब मुस्लिम लीग नून भी एक दूसरे पर पॉइंट स्कोर करने की सियासत में उलझकर आईनी और कानूनी तकाजों को मलहूज़ खातिर नहीं रख रही है और पाकिस्तान को सूबिस्तान बनाने की हुकूमती इत्तेहादियों की साजिश में
खुद भी शरीक हो गई है। इदारे की आखिरी लाइन है कि बेहतर यही है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमती इत्तेहादियों के प्रोपेगंडे की परवाह किए बगैर असल कौमी इशूज़ की सियासत करे और नए सूबों की तश्कील के लिए अपनी करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट से वापस ले ले, वरना बड़ी हुक्मरानी की तरह बुरी सियासत को भी ठुकराने का अवाम पूरा हक रखते हैं। और नाज़रीन, आखिर में हम फरमान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे। यौम ईद 18 अगस्त सन 1947 को कायद मोहतरम ने फरमाया था कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आन पड़ी हैं और जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उतना ही बड़ा इरादा, उतनी ही अजीम जद्दोजहद का जज्बा भी हम सब में पैदा होना चाहिए। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। शाम रहमान के नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।